औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और आपसे भी यही दुआ मतलूब है। असरा पब्लिक स्कूल से मैं हूं आपका टीचर इमरान कासिम और आज हम फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमारे लेसन के जो टॉपिक हैं वो हैं साइंटिफिक मेथड, एरर्स एंड एक्यूरेसी और मुस्लिम और पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इस चैप्टर के एंड में हम इंशाल्लाह इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के जो है हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो नंबर 1 है कॉम्प्रिहेंड द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। जितने भी साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप हैं आप उनको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। और सेकंड जो है डेली लाइफ के अंदर आप जो है साइंटिफिक मेथड की यूज़ करने के अहल हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। और एरर्स क्या होती हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, ये आप समझ जाएंगे। और साइंस और इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उनका क्या रिलेशन है, इस्लाम में साइंस की क्या वैल्यू है, वो इंशाल्लाह आप जान पाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की लेसन के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। वाई वॉन्ट माई टोस्टर टोस्ट। एक टोस्टर मशीन है आपकी, तो वो अगर टोस्ट नहीं कर पा रही है तो उसके पीछे क्या वजह है। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू द ग्रॉसरी स्टोर टू अवॉइड लाइन्स। अगर आप किसी ग्रॉसरी स्टोर जाना चाहते हैं और वहाँ रश से, लाइनों से बचना चाहते हैं, तो वो कौन सा टाइम होगा कि आप वहाँ जाएं। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके लिए ना आपको साइंटिफिकली थिंक करना पड़ेगा, उसके आंसर साइंटिफिकली आपको मिलेंगे। तो एक एग्जांपल हम जो है एक्सपेरिमेंट की ले लेते हैं। साइंटिफिक मेथड में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं टोस्टर वाली, कि आपके पास एक टोस्टर मशीन है, आपने उसमें रॉ ब्रेड डाल दिया और टोस्टर मशीन को जो है ना आपने स्विच बोर्ड के अंदर लगा दिया। लेकिन आपका जो टोस्टर मशीन है वो ब्रेड को टोस्ट नहीं कर रहा। तो अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि भाई क्यों नहीं कर रहा ये टोस्ट। तो क्या आप करेंगे फिर कि आप सोचेंगे कि शायद जो है ना, जिस सॉकेट के अंदर आपने, जिस आउटलेट के अंदर इसको कनेक्ट किया है, शायद वो आउटलेट जो है वो ख़राब हो गया है। इसी तरह फिर आप प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई अगर मैं इस प्लग को ना किसी दूसरे आउटलेट में लगाता हूँ, ठीक है, फिर चेक करते हैं कि ये ब्रेड जो है वो टोस्ट होता है या नहीं होगा। तो ये आपकी प्रिडिक्शन है कि अगर दूसरे में लगाएंगे तो शायद हो जाए। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी प्रिडिक्शन को टेस्ट करेंगे कि आपने जो है ना टोस्टर को एक दूसरे आउटलेट के अंदर, डिफरेंट आउटलेट के अंदर आपने उसको प्लग इन किया और उसके बाद आप देखेंगे कि वो ब्रेड को टोस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आपके पास ना दो तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आपका ब्रेड टोस्ट हो गया, इसका मतलब जो ऊपर आपने हाइपोथेसिस सपोज की थी कि भाई आउटलेट आपका ख़राब है, तो आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट हो गई, राइट। और अगर आपका ब्रेड जो है वो अभी भी टोस्ट नहीं होता, तो इसका मतलब जो ऊपर आपने हाइपोथेसिस लिखी थी वो, आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आपके जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं, आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है। तो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो देन आप अगेन जो है दोबारा ऑब्जर्वेशन से जाएंगे, दोबारा हाइपोथेसिस बनाएंगे और दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। और अगर आपकी हाइपोथेसिस जो है ये करेक्ट हो गई है, तो इस तरह की करेक्टेड हाइपोथेसिस जो हैं, जो बार बार टेस्ट कर ली जाती हैं, वो ना थ्योरी में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर थ्योरी लॉ में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर सर्टेन सर्टेन टाइम जो है ना, अगर उसको रिपीट कर रहे हैं और वो हर दफ़ा एक ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये ना कुछ उसके स्टेप्स हैं। तो इसमें जो मेन स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड की, वो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन है, नंबर 2 पे फिर हाइपोथेसिस, नंबर 3 पे फिर थ्योरी और नंबर 4 पे लॉ आ जाता है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह अपनी समरी वाले उसमें भी देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं कि एरर क्या होता है। इसको उर्दू में गलती कहते हैं। तो बता सकते हैं कि गलती क्या होती है? नहीं? चलें देखते हैं गलती क्या होती है। देखिए, एरर जो है ना असल में डिफरेंस को कहते हैं, फ़र्क को कहते हैं। वो फ़र्क जो फैक्चुअल और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान में होता है ना, तो उस फ़र्क को हम एरर कहते हैं।
अब ना एरर की कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो नंबर 1 कैटेगरी है उसकी पर्सनल एरर। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें ना 3 आईज़ आपको दिखाई दे रही हैं। पहली आई जो सेंटर में है, वो ग्रीन मार्क से शो की जा रही है और बाकी 2 रेड मार्क से शो की जा रही है। तो किसी भी सिलेंडर में लिक्विड को चेक करने का सही तरीका तो यही होता है कि आप उसको ना आई लेवल पे आके चेक करें। तो देखिए, जब आप उसको आई लेवल पे आके चेक करेंगे तो वो एक्यूरेट रीडिंग देगा। और आपका आई लेवल अगर पानी से ऊपर होगा या पानी से नीचे है, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रीडिंग्स जो है ना वो यहाँ पे शो हो रही हैं। यानी ऊपर जो है 19.82 और नीचे जो है ना 19.62, और ये दोनों ही रीडिंग जो है ना ये गलत हैं। और ये जो सेंटर में रीडिंग आपको नज़र आ रही है ये ठीक है। तो देखिए, इस तरह के जो एरर होते हैं ये इंसान की ना अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है कि वो जो रीडिंग लेने वाला शख्स है, ठीक है? तो उसकी वजह से अगर कोई एरर क्रिएट होते हैं, यानी उसको उसके एक्सपेरिमेंट करने के जो ज़रिए वो इस्तेमाल कर रहा है, या उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ की वजह से कोई एरर अगर क्रिएट हो रहा है, तो इसको ना हम पर्सनल एरर कहते हैं, ठीक है? और इस एरर को दूर किया जा सकता है। नंबर 2 पे आपको नज़र आ रहा है सिस्टमैटिक या इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी की वजह से होगा। जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक स्केल या रूलर दिखाया जा रहा है और उसका जो ना एक कॉर्नर ब्रेक हुआ हुआ है। तो जब भी आप इस रूलर से कोई रीडिंग लेंगे, तो यहाँ वाला जो ब्रेक वाला पार्ट है ना, यहाँ से आपकी जो है ना एरर क्रिएट होंगे। ठीक है? तो ये क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, आप तो अपने प्रिसाइज़ होके काम कर रहे हैं। आपको कहा गया है कि भई यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपने उतने ही नंबर को देखा है कि भई मुझे 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपने 20 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ कर दी। बट आप ये नहीं देख पा रहे कि भई यहाँ से ना ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ब्रेक हुआ हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट के ब्रेक होने की वजह से ये एरर क्रिएट होंगे, ठीक है? और इसी तरह के एरर को हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसे ज़ीरो एरर भी कहते हैं, जो डिफरेंट डिवाइसेज़ के अंदर होते हैं, ठीक है? इसको भी दूर किया जा सकता है वैल्यू को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तीसरा जो एरर आता है वो है रैंडम या एक्सीडेंटल एरर। ये एरर ना तो किसी पर्सन की वजह से होता है और ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, बल्कि इस एरर के पीछे जो है समटाइम्स एनवायरनमेंट होता है या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये एरर क्रिएट हो जाते हैं, और ये इंसान के ना बस से बाहर की चीज़ें होती हैं। किसी हद तक आप इसको इस एरर को दूर कर सकते हैं, लेकिन ये एरर जो है प्लेस बदलने से, टेम्परेचर के चेंज होने से ये एरर्स आते हैं। जैसे एक तस्वीर यहाँ पे एक आसानी के लिए एक तस्वीर आपको दी जा रही है कि एक लाइन ड्रॉ की गई है ग्रीन से, नीचे नज़र आ रहा है ये। तो इसकी रीडिंग जो है ना तो 25 है और ना ही 26 है, बल्कि दरमियान में कहीं आ रहा है। तो आप देखें, इंस्ट्रूमेंट आपके पास है जिससे आप लाइन की मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस वाले स्केल से जो है ना आप इसकी रीडिंग नोट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 25 और 26 के दरमियान में ये मौजूद है, ठीक है? और रैंडम एरर जो हैं बेसिकली टेम्परेचर के चेंज होने से भी क्रिएट हो सकते हैं। लाइक एक लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपकी रीडिंग कुछ और आ रही थी, और वही जो है ना आप एसी वाले रूम में जाके वो एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपकी रीडिंग्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। हालाँकि आप इंस्ट्रूमेंट वही इस्तेमाल कर रहे हैं और पर्सन भी आप ही हैं जो दोनों जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कंडीशंस भी वही हैं। लेकिन बस ना जगह बदलने से जो टेम्परेचर का चेंज एक आ रहा है, उसकी वजह से भी कुछ एरर क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह के एरर्स को हम रैंडम या एक्सीडेंटल एरर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इस्लाम जो है ना उसमें साइंस की क्या वैल्यू है। तो मुख्तलिफ़ कुरानी आयात जो हैं वो आपकी किताब में मेंशन की गई हैं। तो उनमें से एक-एक करके हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इस्लाम जो है ना उसमें रीडिंग की बहुत वैल्यू है, और इस्लाम के अंदर जो है ना साइंस जो है, साइंस असल में इल्म है। तो इल्म की जो वैल्यू है वो बहुत है इस्लाम के अंदर, और अल्लाह ताला ने जो पहला इंसान बनाया था ना वो भी इल्म वाला था। वो अब आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूरह अलग जो है, जो पहली वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। तो ये 5 आयत जो उनके ऊपर नाजिल हुई हैं, उसमें भी अल्लाह ताला ने जो पहला हुक्म दिया वो क्या था, ज़रा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।
तो पहली आयत जो आपकी किताब में लिखी हुई है, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएट। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो, पढ़ो जिसने आलम को पैदा किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। नंबर 2, क्रिएट मैन फ्रॉम अ क्लॉट, जिसने इंसान को खून की पिटकी से बनाया। रीड एंड इट इज़ द लॉर्ड द मोस्ट बॉन्टिफुल, पढ़ो वो तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है। ये दूसरी दफ़ा हुक्म आया यहाँ। हु टीच बाय पेन, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। कलम, इल्म, इल्म को हम साइंस कह रहे हैं। टीच मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो बातें सिखाई जिसका उसको इल्म ना था। यानी आप देख सकते हैं कि पहली वही में अल्लाह ताला ने पढ़ने का और इल्म हासिल करने के तकरीबन कोई 4 जगह पर, 4 मुख्तलिफ आयात के अंदर 4 जगह पर अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हुक्म दिया कि पढ़ो और इल्म हासिल करो। ठीक है? इसी तरह आप अगली उसमें देख सकते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो पहला इंसान भेजा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो वो कोई इग्नोरेंट पर्सन नहीं थे, यानी वो इल्म वाले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दिया, ठीक है? और उसके बाद उन्हें ज़मीन पे भेजा। तो सूरह बकरा आयत नंबर 31 से 33 के अंदर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। And he taught Adam all the names, then showed them to the angels, saying, inform me of the names of these if ye are truthful। और उसने यानी अल्लाह ने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। यानी हज़रत आदम को जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया ना, वो इल्म अस्मा यानी चीज़ों के नाम का इल्म था। और ये ना बहुत ही बुनियादी इल्म है। जब भी आप किसी को इल्म देना शुरू करते हैं, आप किसी को सिखाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ना आप उसको चीज़ों के नाम बताते हैं, नाउन्स सिखाते हैं उसे। तो अल्लाह ताला ने भी उसी तरह का इल्म जो है ना, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। फिर अल्लाह ताला कुरान में ही कहता है उसकी अगली आयत में, दिस हैड बी ग्लोरीफाइड, वी हैव नो नॉलेज सेविंग दैट विच ये दो हैज़ taught us, दो ओनली दो आर द नोअर द वाइस। अब ये फरिश्तों को कहा जा रहा है कि फरिश्तों ने कहा, उन्होंने कहा तू पाक है, यानी अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू पाक है, तेरी ज़ात पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। अब उसी की अगली आयत में अल्लाह कहता है, ही सैड, अल्लाह ने कहा ओ आदम इन्फॉर्म देम ऑफ देयर नेम्स, एंड व्हेन ही हैड इन्फॉर्म देम ऑफ देयर नेम्स ही सैड, did I not tell you that I know the secret of the heavens and the earth, and I know that which ye disclose and which ye hide। तो अल्लाह ने कहा कि खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने इनको इनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्यों मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो पोशीदा रखते हो सब मुझको मालूम है। तो ये जो सूरह बकरा की कुछ आयत आपने देखी, इसमें अल्लाह ताला ने इल्म के हवाले से ही बात की। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो हमें अहादीस मिलती हैं, तो उनमें भी इल्म की अहमियत वाज़े होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस जो है ना, जो आपकी किताब में मेंशन की गई हैं, उसी को हमने यहाँ पे कोट किया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पहली हदीस जो आपकी किताब में दी हुई है वो है, क्वेस्ट नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, इल्म हासिल करो महद से लहद तक। महद माँ की गोद को कहते हैं और लहद जो है ना, कब्र की आगोश को कहते हैं। यानी ये ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई और जहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, कहा जा रहा है कि इल्म हासिल करो। नंबर 2, गेन नॉलेज इफ़ यू हैड टू ट्रैवल इवन टू चाइना, इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अच्छा, चीन का ही ज़िक्र क्यों किया गया कुरान में? अच्छा, वैसे ये ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन इसमें चीन का ज़िक्र क्यों किया गया, उसके हवाले से जो किताबों में मिलता है कि चाइना जो है ना, वो बहुत ही कदीम मुल्क है, और वहाँ पे जो
तालीमी इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा थी उस ज़माने में, और वो अरब से काफ़ी फ़ासले पर भी था, और इल्म के एतबार से वो अहमियत रखता था। इसलिए ये हदीस जो है, इसमें चाइना का ज़िक्र किया गया। इल्म हासिल करो, अ, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। टू गेन नॉलेज इज़ एन ऑब्लिगेशन टू एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन। इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से यहाँ ज़िक्र किया कि भाई इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ना, अ, हमारे इस्लाम में इल्म की अहमियत है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इब्नुल हैतम हैं, उर्दू में हम इनको इब्नुल हैशम भी कहते हैं। इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हम यहाँ एक-एक करके देख लेते हैं। इब्नुल हैशम जो है, ये बसरा में पैदा हुए, ये इराक के अंदर है। ये अपने ज़माने के बेहतरीन स्कॉलर थे, फिज़िक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोनॉमी के अंदर और मेडिसिन्स के अंदर। इन्होंने जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था किताबुल मनाज़िर। इसके अलावा इन्होंने लाइट के नेचर को भी डिस्कवर किया कि लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। पिन होल कैमरा के इन्वेंटर भी यही थे, यानी यही वो शख्स हैं जिन्होंने पहली दफ़ा पिन होल कैमरा को डिज़ाइन किया, जो कि सोलर इक्लिप्सेस वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो रिफ्लेक्शन है उसके लॉज भी इन्होंने दिए थे। तो ये इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इब्ने इसहाक अल किंदी। ये भी बसरा में, इराक में पैदा हुए। इनका जो इम्पॉर्टेंट काम है ना, जो इन्होंने अपने ज़माने में किया, वो साउंड और ऑप्टिक्स के ऊपर। इन्होंने म्यूज़िकल नोट्स को एक्सप्लेन किया साइंटिफिक ग्राउंड के ऊपर, कि जो है ना, ये फ्रिक्वेंसीज़ वगैरह के हवाले से म्यूज़िकल नोट्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इन्होंने मेथड भी डिस्कवर किए कि भाई नोट्स को ना आप फ्रिक्वेंसी के टर्म के अंदर कैसे मेंशन कर सकते हैं, म्यूज़िकल नोट्स को। साउंड के नेचर को डिस्कस किया और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर काम किया। फिर नेक्स्ट है अल बैरूनी। इनका पूरा नाम जो है अबू रेहान है, लेकिन क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के बैरून नाम का एक छोटा-सा शहर है अफ़गानिस्तान में, वहाँ रहते थे, इस वजह से ये बैरूनी कहलाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी कहलाते हैं, वैसे ये बैरूनी कहलाएँ। इनका नाम जो है ना, अबू रेहान है, लेकिन ये मशहूर इसी नाम से है, इसलिए हमने भी यहाँ पे इनका यही नाम मेंशन किया। ये भी ग्रेट स्कॉलर रहे हैं फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफ़ी, हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यानी मुख्तलिफ फील्ड हैं, उनके अंदर इन्होंने अपने ज़माने में बहुत काम किया। तो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था, वो था सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ को मेजर करना। इसके अलावा उन्होंने ज़मीन की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं, उनको डिटरमाइन करने के तरीके बताए थे, और मुख्तलिफ मेटल्स जो हैं, उनकी डेंसिटीज़ को निकालने का तरीका बताया था। अब ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अब्दुस्सलाम। ये झंग, पाकिस्तान में पैदा हुए। इनकी जो वर्किंग है वो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, ये इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्किंग है वो यही है। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के ऊपर इन्होंने काम किया। और इसके अलावा इन्होंने एक इदारा इस्टेब्लिश किया था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिज़िक्स, और ये नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं, है ना? इनको ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के ऊपर वर्क करने पर ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नंबर 5 पे आप देख सकते हैं, ये भी एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। ये हमारे हीरो हैं। क्यों हैं, अब देखते हैं आगे। ये भोपाल, इंडिया के अंदर पैदा हुए, और यूरिंको इनरिचमेंट प्लांट जो हॉलैंड के अंदर है, वहाँ पे एज एन एक्सपर्ट इन्होंने काम किया। और इनकी जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि ये वो वाहिद फ़र्द हैं जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया।
यानी इस वक़्त जो हम एटम बॉम्ब हमारे पास मौजूद है, हम दुनिया के 7वें नंबर पे और मुस्लिम कंट्री में पहले नंबर पर जो न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे मौजूद हैं, वो इन्हीं की बदौलत मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे हीरो हैं। इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो अवार्ड दिया गया था, उसका नाम था हिलाल-ए-इम्तियाज़। अच्छा बच्चों, तो आज के लेसन में जो भी कुछ हमने सीखा, उसमें से ना कुछ हम आपसे सवालात के ज़रिए से कुछ चीज़ें आपसे यहाँ मालूम करना चाहते हैं। तो हमने सिर्फ़ एक हिस्सा इसका लिया है, बाकी हिस्सा इंशाल्लाह आगे वर्कशीट्स में आप देख लेंगे। तो एक गाइडेड प्रैक्टिस यहाँ आपको दी जा रही है कि आपको ना साइंटिस्ट के नेम या फिर उनकी कंट्रीब्यूशन देनी है। जहाँ पे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपको उनकी कंट्रीब्यूशन और या फिर साइंटिस्ट का नेम बताना है। तो इब्नुल हैतम जो हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन बतानी है कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। कोई भी एक बता सकते हैं, मैंने भी यहाँ एक ही मेंशन की है। मे बी कि जो मैं बता रहा हूँ और आप जो सोचेंगे हो सकता है उसमें फ़र्क आ रहा हो, लेकिन आप सोचिए कि इब्नुल हैतम की एक कोई भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है। इसी तरीके से पहले बताइए इब्नुल हैतम। राइट, पिनहोल कैमरा। अब ये इसहाक अल-किंदी जो हैं, इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था? साउंड और ऑप्टिक्स के ऊपर इन्होंने काम किया था। अच्छा, ये सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ किस साइंटिस्ट ने इसके मेथड बताए थे, निकालना सिखाया था? अल-बैरूनी ने। और वाहिद जो नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं, वो कौन हैं? डॉक्टर अब्दुल सलाम। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने क्या किया था? राइट, पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आ जाते हैं समरी की तरफ। हमने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड के ऊपर बात किया कि भाई किसी भी सच्चाई को ना अगर आपको मालूम करना है तो आप साइंटिफिक मेथड यूज़ कर सकते हैं किसी भी ट्रुथ को जानने के लिए। और उसके जो स्टेप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और लॉ, ये उसके स्टेप्स होते हैं। इस्लाम के अंदर जो है इस्लाम और मुस्लिम जो हैं, इस्लाम ने मुस्लिम्स को साइंस के हवाले से यानी नॉलेज के हवाले से जो है वो जो तालीमात दी, वो हमने आज के उसमें देखी। और मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंटिस्ट इब्नुल हैतम, अल-किंदी, अल-बैरूनी, अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में हमने उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखा आज के लेक्चर में। तो बेटा अब हम कुछ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आपके लिए दे रहे हैं। ये ओरली इन क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। नंबर 1, साइंटिफिक स्टेप के जो मेथड हैं उनके नाम बताइए। नंबर 2, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट रूट फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल? आंसर द क्वेश्चन यूजिंग साइंटिफिक मेथड। जैसे हमने एक शुरू में एक एग्जाम्पल आपको करवाई थी टोस्टर वाली, उसी तरह के ना आप इस एग्जाम्पल को भी आप बना के शेयर कर सकते हैं। फिर नंबर 3 पे है, इन विच स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इंफॉर्मेशन और डेटा इज बीइंग कलेक्टेड? कौन से पार्ट में डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है? और उस पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है जिसने नोबेल प्राइज़ को गेन किया था। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आप पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 10 तक अपनी टेक्स्ट बुक को रीड आउट करेंगे और जो वर्कशीट आपको दी जा रही है ये वाली, ये आपको सॉल्व करके सबमिट करवानी है। तो वर्कशीट के आपके 3 पोर्शन हैं। इसमें सबसे पहले ओरल क्यूए हैं, फिर एमसीक्यूज़ हैं और आखिर में रिटन क्यूए हैं। ठीक है, तो ये वर्कशीट इंशाल्लाह आप सॉल्व करके स्कूल में जमा करवाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करते हैं आज का लेसन आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।